हाय एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में जकार्ता से। जकार्ता का जो एयरपोर्ट है वो मैंने सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, मैंने अपना बोर्डिंग पास सब कुछ करा लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 4 पर। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है कोलालमपुर के लिए। जकार्ता का जो एयरपोर्ट है ना वो सिटी से बहुत दूर है, तो अगर आप जकार्ता आ रहे हो और अगर आपको जकार्ता में कहीं पे भी रुकना है तो अपना जो होटल है वो थोड़ा सोच समझ के बुक करना। मुझे अपने होटल से यहाँ आने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होता है यहाँ पर। आधा घंटा दिखा रहा था पर 1 घंटा लग गया यहाँ आने में। कोई नहीं, अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटे के बाद है, 3 बजे। अभी कुछ 2 बजे, तो 3 बजे मैं बैठूँगा फ़्लाइट में। जब मेरा इमिग्रेशन ख़त्म हो जाएगा मलेशिया में, तब मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मलेशिया में एंट्री करने के लिए। अभी तो मुझे बस इतना पता है कि अगर आपको मलेशिया जाना है घूमने के लिए तो आप ई वीज़ा ले सकते हो। ई वीज़ा का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाला हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए मलेशिया में, तो या तो थाईलैंड या तो इंडोनेशिया से ही आपको एंटर होना पड़ेगा। और मेरे पास दोनों कंट्री के वीज़ा है, मुझे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने एक्चुअली मेरी जो ट्रिप थी वो ऐसे ही प्लान करी थी। तो मैंने जब यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लिया तो मुझे बस 2-3 क्वेश्चन ही पूछे उन्होंने कि कोलालमपुर में कितना रुकने वाले हो, और मेरी फ़्लाइट टिकट मांगी। मैंने फ़्लाइट टिकट भी दिखा दी उनको। तो मेरी फ़्लाइट टिकट वहाँ से इंडिया जा रहा हूँ वापस, वो वाली। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मेरे पास 200 रिंगेट है, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा फ़ी होती है ऑन अराइवल के लिए, तो जो होती है कुछ 200 रुपये। तो मेरे पास $50 थे, मैंने वो दिखा दिए। तो और कुछ नहीं मांगा उन्होंने यहाँ। मैं एयर एशिया से जा रहा हूँ, और लास्ट टाइम मैंने VietJet से फ़्लाइट करी थी, उसमें मेरा लगेज जो था वो थोड़ा ओवरवेट था, तो कुछ 1200 रुपये ले लिए तो उन्होंने ऐसे ही। और यहाँ पर मेरे पास सेम लगेज है, यहाँ पे उन्होंने लगेज भी चेक नहीं किया, ऐसे ही जाने दिया मुझे। वैसे 7 kg अलाउड है, मैं 14 kg लेके घूम रहा हूँ अभी। ये मेरा बैकपैक और ये वाला। चलो कोई नहीं लिया तो अच्छा है हमारे लिए। जकार्ता की बात करूँ तो इतनी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं लगी मुझे। मैं कुछ 3 दिन रुका यहाँ पर और मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं मुंबई में घूम रहा हूँ, क्योंकि मुंबई जैसा ही था। यहाँ पे स्लम्स भी है और जो बड़ी बिल्डिंग्स है वो भी है, दोनों साथ साथ में यहाँ पर। तो बस ऐसी फील आ रही थी यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में वापस जकार्ता आऊँगा भी या नहीं आऊँगा। मैं बस अपने फ्रेंड लोगों को मिलने आया था, उनसे मिल लिया मैंने। लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, तो बस उसी लिए आया था मैं यहाँ पर। अभी जा रहा हूँ कोलालमपुर। होपफुली कोलालमपुर में इससे अच्छा होगा घूमने के लिए। जकार्ता वॉज जस्ट मेट्रो सिटी एक्चुअली। ये देखो, एयरपोर्ट पे ऐसे प्रेयर रूम्स बहुत मिल जाएंगे आपको जकार्ता में। ये एक और प्रेयर रूम है यहाँ पर। जकार्ता के एयरपोर्ट में थोड़ा चलोगे आपको एक प्रेयर रूम दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा 90% वो मुस्लिम लोगों की है। ये रहा मेरा गेट, आ गया मेरा गेट नंबर 4। यहाँ कहीं पे बैठ के थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में। देखो, कोविड की वजह से ना ये लोग एक सीट पे बैठते हैं और 4 सीट पे अपना सामान रख देते हैं। तो जो मलेशिया है उसकी जो करेंसी है वो है रिंगेट, और एक रिंगेट होता है इंडिया के 18 से 20 रुपये के आसपास। तो इसलिए इंडियंस को वहाँ पे उस कंट्री में एंट्री लेनी थोड़ी मुश्किल तो नहीं है, बट बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो सब चेक करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि आओ और चले जाओ अंदर। इसीलिए मैंने जैसा कि कहा कि अभी वीज़ा ऑन अराइवल ओपन है उन लोगों का, बट सिर्फ 2 ही कंट्री से आप उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो। एक तो है थाईलैंड, अगर आपकी फ़्लाइट थाईलैंड से और आपके पास थाईलैंड का वैलिड वीज़ा है, या तो इंडोनेशिया से फ़्लाइट है या इंडोनेशिया का वैलिड वीज़ा है आपके पास। तो मेरे पास इंडोनेशिया का और थाईलैंड का दोनों का वीज़ा है, और फ़्लाइट भी मेरी इंडोनेशिया से है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऑन अराइवल वीज़ा लेने में। तो ऑन अराइवल वीज़ा जो होता है वो सिर्फ 15 दिनों का होता है, जबकि जो ई वीज़ा आप अप्लाई करोगे, ई वीज़ा में आप कुछ 30 दिन तक रह सकते हो एक विजिट में। बट मैं वैसे भी 3-4 दिन ही रुकने वाला हूँ वहाँ पे, तो मेरे लिए ऑन अराइवल वीज़ा ही सही है। और वीज़ा फ़ीस की बात करूँ तो ऑन अराइवल की फ़ीस जो है वो कुछ इंडिया के 3000 रुपये, मतलब $40 के आसपास होगा। कुछ 200 रिंगेट बोला था उन्होंने यहाँ पे जब मैं बोर्डिंग पास ले रहा था, तब उन्होंने पूछा था मुझसे कि रिंगेट है तेरे पास तो कैसे वहाँ पे जाके पे करेगा। मैंने कहा मैं कार्ड से ही पे कर दूँगा, क्योंकि यूजुअली मैं कार्ड ही यूज़ करता हूँ जहाँ पर भी जाता हूँ। कैश इतना कैरी नहीं करता मैं।
और अभी इंडोनेशिया की बात करूँ तो वो जो वीज़ा कैसे लेना है वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया, वहाँ पे जाके देख लेना। मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बाली में मैं कुछ 4 दिन रहा था, जिसमें 2 दिन बारिश हुई थी, तो इतना मज़ा नहीं आया था मुझे वहाँ पर। यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमा, तो उसके वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो जकार्ता अच्छा है बट टूरिस्ट प्लेस नहीं है। मैंने एक भी टूरिस्ट नहीं देखा 3 दिन में यहाँ पर कि कोई गोरा या इंडियन ऐसा कोई घूमने के लिए आया हो जकार्ता में, क्योंकि जकार्ता में घूमने लायक मुझे कुछ लगा ही नहीं। लिटरली मतलब एक सिटी है जो एक दिन इनफ है अगर आपको आना है यहाँ पर। आई थिंक एक दिन के लिए आ जाओ घूमने के लिए। एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ, मैंने इंडोनेशिया में कितने पैसे खर्चे, तो मैं जिस होटल में रुका था वहाँ पे मैंने 500 रुपये पे करे थे पर नाइट के हिसाब से। कैप्सूल होटल था, उसका वीडियो भी देख सकते हो आप। और 500 रुपये उसके थे, और जो खाना पीना था यहाँ पे वो सस्ता था। अगर आप स्ट्रीट फूड खा लेते हो यहाँ पे, चिकन नॉनवेज कुछ खा लेते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इंडियन खाना बहुत ही महंगा है। मैं बाली में भी गया था, वहाँ भी महंगा था, यहाँ पर भी महंगा है। मतलब मान लो इंडिया के हिसाब से 4 गुना महंगा है इंडियन खाना इंडोनेशिया में। तो जो मैंने होटल बुक करी है कोलालमपुर में, वो मुझे पड़ी कुछ 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से, इतना ही कुछ है, रफली बता रहा हूँ मैं। प्राइवेट रूम है और प्राइवेट बाथरूम है, मतलब अटैच बाथरूम है उसमें। तो देखता हूँ कोलालमपुर की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मैं वहाँ पहुँचने के बाद ही दूंगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं बता सकता मैं इमिग्रेशन पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी कुछ 30 मिनट है मेरे पास, आराम करता हूँ, थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपको सीधा कोलालमपुर एयरपोर्ट में। तो चलो फाइनली मेरा वीज़ा लग चुका है, 15 दिनों का वीज़ा ऑन अराइवल। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इन्होंने, कुछ 7 बजे गया था मैं ऑफिस में और अभी 9 बज रहे, 2 घंटे जितना टाइम ले लिया वीज़ा ऑन अराइवल देने में। तो क्या प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस मैं सीधा अपने होटल रूम में जाके दूंगा। अभी यहाँ कहीं से सिम कार्ड ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाया था एयरपोर्ट से निकलने के बाद, क्योंकि मैं कुछ अपने होटल में 11-12 बजे पहुँचा था, तो पूरा थक चुका था। मैं आके सीधा सो गया यहाँ पर। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या प्रोसेस है वीज़ा ऑन अराइवल की। तो सबसे पहले तो जब आप अपने प्लेन से निकलोगे तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन की लाइन होती है उसके ऑपोजिट एक छोटी सी ऑफिस बनी हुई है। उस ऑफिस के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म। वो ऑफिस पूरी भरी हुई होगी, क्योंकि मैं जब गया था पूरी भरी थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। और आप वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म लोगे तो वो लोग बता देंगे आपको कि क्या क्या अंदर डिटेल डालनी है। वैसे तो कुछ है नहीं, अपनी पासपोर्ट की डिटेल डालनी है और अपनी रिटर्न टिकट की डिटेल डालनी है अंदर। और वहाँ पे मैंने पे किए थे कुछ 200 रिंगेट्स। हाँ 200 रिंगेट हो गए इंडिया के हिसाब से। मान लो जो वीज़ा फ़ी है वो है 3600। तो हाँ मैंने एक्चुअली अपने कार्ड से पे किए थे और मैंने कुछ 70 न्यूजीलैंड डॉलर जितना पे किया था। यहाँ पर कार्ड से अगर पे करते हो तो जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू इंडोनेशिया एंड वियतनाम। और उसके बाद उसने मुझे बोला था कि आधा घंटा लगेगा वीज़ा आने में, मतलब वो सब प्रोसेस करेंगे उस सब में। पर मैंने कुछ 7:30 बजे अपना अप्लाई किया था वीज़ा, पेमेंट करी थी 7:30 बजे और 9:30 बजे मेरा वीज़ा आया था। कुछ 2 घंटे में बैठा रहा वहाँ पे। सिर्फ मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इंडियन थे, सभी लोग बैठे थे वहाँ पे। गोरे लोग आए थे वहाँ पर, उन्होंने तो बस पासपोर्ट दिखाया, अपना फ़ीस पे करी और उनको वीज़ा मिल गया। वो कोई उनको मतलब कुछ प्रायोरिटी होगी उन लोगों की। एक बात बतानी भूल गया, डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो मुझसे मेरी रिटर्न टिकट मांगी थी उन्होंने। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ में लेके गया था पर उन्होंने मांगी नहीं थी। उसके बाद उसने मुझसे मांगा था अपना होटल बुकिंग। हाँ बस इतनी चीज़ मांगी थी, सिर्फ होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट। और मेरे पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पर हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मांगा था, ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मांगी। तो बस इतना कुछ डॉक्यूमेंट मांगा नहीं, बट आप लोग लेके आना, शायद मांग ले। होटल बुकिंग भी मेरे से नहीं मांगी थी पर दूसरे लोगों से मांगी थी। एक चाइनीज़ बंदा था, वो कुछ प्रॉब्लम में पड़ गया था वहाँ पे, क्योंकि उसको वीज़ा 15 दिनों का मिलने वाला था और उसकी होटल बुकिंग थी वो 30 दिनों की थी। तो बस वहाँ पे उसको कुछ पता नहीं अपनी भाषा में बोल रहा था, वो समझ में नहीं आया था। वो जो इमिग्रेशन था वो क्लियर करने के बाद अब मुझे आना था एयरपोर्ट से सिटी, जो होता है सबसे पहला खर्चा किसी भी टूरिस्ट का, और ये हमेशा कुछ 1000 रुपये के आसपास ही पड़ता है। तो मुझे सस्ते में करना था, तो मैं गया था वहाँ ट्रेन स्टेशन में। तो ट्रेन स्टेशन में मैंने प्राइस पूछी थी, कुछ 55 रिंगेट्स बोल रहे थे वो लोग, पर वो मुझे आधे रास्ते पर छोड़ देता, क्योंकि मैं जो रह रहा हूँ वो सिटी के थोड़े और अंदर है, तो उसके लिए मुझे दूसरी ट्रेन करनी पड़ती। तो अगर ट्रेन से आता तो मुझे कुछ 70 रिंगेट्स पड़ जाते हैं 2 ट्रेन के, और ऊपर से मुझे 10 मिनट चलना भी पड़ता। तो मैंने सोचा एक सिम कार्ड ले लेता हूँ, और ग्रैब करके यहाँ पर ऐप है जो हमारे इंडिया में ऊबर होती है, यहाँ पे ग्रैब है। तो मैंने सोचा ग्रैब में देख लेता हूँ कि उसमें कितना फेयर दिखा रहा है। तो मैं सिम कार्ड लेने गया, सिम कार्ड मैंने जो सा लिया है वो यहाँ पे लिख दूंगा, कंपनी का नाम भूल गया मैं अभी।
तो वो सिम कार्ड मुझे पड़ा कुछ 400 रुपये में एक हफ्ते के लिए 6 GB। तो सिम कार्ड लेने के बाद मैंने रजिस्टर किया अपनी ग्रैब ऐप में उस सिम नंबर से मलेशिया के और मैंने जब ग्रैब ऐप में देखा तो कुछ 65 रिंगेट्स ही दिखा रहा था ऑल द वे यहाँ आने के। तो 60 किलोमीटर के 60 रिंगेट्स तो मेरे हिसाब से ठीक था वो। और बीच में टोल टैक्स भी आते हैं, तो यहाँ आते आते कुछ 75 रिंगेट्स हो गए थे। पर जब मैं सिम कार्ड ले रहा था तो वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन कोई बंदा था, जॉन नाम था उसका, तो उसको भी यहाँ पर सिटी में ही आना था। मैं जहाँ रह रहा हूँ उसकी होटल भी यहाँ बाजू में ही थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों साथ में ही जाएंगे और जो भी फेयर होगा आधा आधा कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर चले गए लेवल 1 पर। लेवल 1 पर गेट नंबर 5 है, वहाँ से सारी ग्रैब्स और जो सब टैक्सी होती है वो सब वहीं पर आती है। और जॉन जो था वो यहाँ पे 2-3 बार आ चुका था, तो उसको काफ़ी कुछ पता था मलेशिया के बारे में। उसने काफ़ी कुछ बताया मुझे, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा आपको। वहाँ गेट नंबर 5 से हमने अपनी टैक्सी ली और फिर एयरपोर्ट से सिटी आने में हमें लगे कुछ 1.5 आवर्स, क्योंकि ट्रैफिक भी था उस टाइम पे। कुछ 11 बजे पहुंचा मैं अपनी होटल में। मैंने चेक इन किया होटल में रात को 11-11:15 बजे। तो 7 बजे मैं लैंड हुआ। वैसे देखा जाए तो जकार्ता से मैं दोपहर 12 बजे निकला था और यहाँ पे रात को 11 बजे पहुँचा। मतलब 5-6 घंटे लग गया मुझे इस पूरी जर्नी में। तो मेरा पूरा दिन कल का वहीं पे वेस्ट हो गया। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो इतना ज़्यादा टाइम लेगा। कोई नहीं, अभी आ गया हूँ यहाँ पे। 3 दिन घूमना है मुझे। 3 दिन में देखता हूँ मैं कौन सी वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी पहले तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। थोड़ा मैसी रूम है मेरा, क्योंकि कल रात आके मैंने सब कुछ यहाँ पे ओपन कर दिया था। ये मेरा रूम 1 बेडरूम। ये व्यू बहुत अच्छा है मेरे रूम से। वो है ट्विन टावर, जो अभी जाऊंगा थोड़ी देर बाद में देखने। और ये है वॉशरूम। तो ये रूम मुझे पड़ा कुछ मान लो 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। तो मैं कुछ 3 दिन रुकने वाला हूँ यहाँ पर। तो बस यही था ये वीडियो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नीचे, तो जाके पढ़ लेना अगर कुछ छूट जाता है तो। अभी तो मैं अपने डिवाइसेस चार्ज कर लेता हूँ फिर से और फिर निकलता हूँ बाहर घूमने के लिए। तो मिलूँगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।